हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम कवर करेंगे 24th और 25th के करंट अफेयर्स। पिछले कल के भी हम करंट अफेयर्स आज ही कवर कर लेंगे। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं। हमने ना 23rd को वैसे तो डिस्कस किया था, बट 2 और डेज थे जो हमने मिस कर दिए थे उस दिन। 23rd अप्रैल को यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे भी होता है और यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी होता है। अब ये स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, उसको और उजागर करने के लिए ये वाले 2 डेज़ भी मनाए जाते हैं। स्पेनिश या इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी पोइट्रीज़ या बुक्स या ऐसा कुछ भी स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, उनकी या इनके मतलब बेसिकली इनके लिटरेचर की इम्पोर्टेंस को सबके आगे शो करने के लिए, उसको कोमैमोरेट करने के लिए ये वाले जो डेज़ हैं इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन इंग्लिश डे के दिन आपका जो विलियम शेक्सपियर थे उनका बर्थ और डेथ एनिवर्सरी भी होती है, तो इसलिए 23rd अप्रैल को यूएन इंग्लिश डे भी मनाया जाता है। ओके, 24th अप्रैल की अगर बात करें तो इस दिन नेशनल पंचायती राज डे होता है। पिछले कल हमने नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया है। अब पंचायती राज डे किस लिए मनाया जाता है? ताकि जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, हम उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा और याद कर सकें और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो पंचायती राज सिस्टम क्या बताता है? इसमें क्या होता है ना, जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन हुई है ना पावर्स की, वो इसका मेन मोटिव है पंचायती राज सिस्टम का। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना मतलब कि पावर्स का बंटवारा होना, पावर्स अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जो आपकी ग्राम पंचायत होती हैं वो विलेज लेवल के लिए हैं, ठीक है, और जो आपकी जिला परिषद होती हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के लिए हैं, और तीसरा होता है आपके पास पंचायत समिति, वो आपकी ब्लॉक लेवल के लिए होती है। तो इनकी इम्पोर्टेंस, ये जो रोल प्ले करती हैं हमारे सिस्टम में, उसको उजागर करने के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आज के दिन की अगर बात करें, आज 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे है। ठीक है, मलेरिया की डिजीज़ कितना इफ़ेक्ट करती है हेल्थ को, किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और कैसे कैसे डिजीज़ होती है, कैसे इसके क्योर्स होते हैं, वो सब चीज़ों को इस आज के दिन कवर किया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव्स लाइफ। ठीक है, ये आज के इस बारी की इसकी थीम है। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब ये हो गया आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी हैं जिनको नया वाइस चेयरमैन बना दिया गया है नीति आयोग का। इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। ठीक है, राजीव कुमार को अभी तक वो थे, अब उनको रिप्लेस करके सुमन के बेरी बन गए हैं। राजीव कुमार ने रिज़ाइन कर दिया इस पोस्ट से आफ्टर गवर्नमेंट के ऑर्डर, बट रीजंस वगैरह इसमें स्पेसिफाई नहीं किए, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि राजीव कुमार ने रिज़ाइन किया, तो उनको रिप्लेस करने वाले हैं अब सुमन के बेरी। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। इनको अपॉइंट किया किसने है? ये आपको याद रखना कि जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, ये अपॉइंट करती है ऐसे मेजर सारे ही पोजीशंस को। ठीक है, तो सुमन के बेरी की भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने की है। ओके, अब ये चार्ज कब से ले लेंगे? 1 मई 2022 से, जब 30 मई को आपके जो अभी करंट हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, ये रिटायर हो जाएंगे, ये स्टेप डाउन कर देंगे। मतलब रिटायर तो नहीं होंगे, ये अपनी रिज़ाइन किया है इन्होंने, तो ये स्टेप डाउन कर देंगे 30 अप्रैल को। तो 1 मई से नए जो हमारे वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के, वो सुमन के बेरी हो जाएंगे, और ये 3rd वाइस चेयरमैन होंगे। ओके, 3rd वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। अभी सिर्फ 8 सालों में ही तीसरे वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। अभी 8 साल पूरे नहीं हुए नीति आयोग को बने हुए। 2015 में नीति आयोग बन गया था ना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये नीति आयोग बनाया गया था। तो इसके 3 ही सालों में ये 8 ही सालों में ये 3rd वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग इन 2015 टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विच हैड बीन इंस्टीट्यूटेड इन 1950। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना दिया गया था। ओके, अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 टुक प्लेस। भारत का पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो ये हुआ है आपका गुजरात में। ओके, गुजरात में ये आपका समिट हुआ है
इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है ये, जो आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ओके, कहाँ पर? महात्मा मंदिर में 22 अप्रैल और 20 से लेके 22 अप्रैल के बीच में। ये आपको याद रखना है, मतलब डेट्स वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वेन्यू याद रखना है, वो भी मेन महात्मा मंदिर नहीं, आपको गांधीनगर याद रखना है। गांधीनगर गुजरात में ये फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट का समिट हुआ है, ठीक है। और दी समिट विटनेस्ड लेटर ऑफ इंटेंट्स वर्थ मोर देन ₹9,000 करोड़। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट्स होते हैं वो इसमें 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा के लिए आ चुके हैं। और द एम ऑफ द समिट इज़ टू अट्रैक्ट ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स टू बिल्ड इंडिया एज द ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब ये इस समिट का मेन पर्पज़ क्या है कि हम इंडिया को ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन बना सकें, ठीक है, और इसके लिए हम बहुत सारी फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट्स ला सकें, इसलिए ये वाला जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन दी WEF's 2022 क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड इन बिजनेस सेक्टर। निम्नलिखित में से किसने व्यापार क्षेत्र में WEF का 2022 क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपका ऑल ऑफ द अबव ने। राधिका गुप्ता ने भी जीता है, रितेश मलिक ने भी, विनीता सिंह ने भी, और इनके अलावा 4 और हैं जो इंडियंस इस वाली लिस्ट में हैं इस बार। तो वैसे तो ये बिजनेस सेक्टर वाले में तो ये 3 हैं और एक और है, वो हम आगे कवर करते हैं। और ऑल इन ऑल अगर देखा जाए कि टोटल कितने इंडियंस हैं इस वाली लिस्ट में, तो 7 टोटल इंडियंस हैं, वो हम देख लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी इस लिस्ट में हैं, राघव चड्ढा, ये भी इस लिस्ट में, ठीक है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं फ्रॉम पंजाब। ये आपको ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह इनकी कहाँ से, तो पंजाब से आपके लीडर हैं। और ईडलवीस म्यूचुअल फंड की जो CEO हैं राधिका गुप्ता, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यूक्रेन के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं ये यूक्रेन के, मिखाइलो फेदोरोव, ये भी इस लिस्ट में हैं। और ये मतलब ये मेन 3 हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 2022 की जो ये लिस्ट है, इसमें इंक्लूड कौन कौन किए हैं? रिसर्चर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एक्टिविस्ट और प्रॉमिसिंग जो पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं, बट एज ग्रुप के हिसाब से लिए गए हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एज लिमिट है इसमें जिनको लिया गया इस लिस्ट में, तो वो 30 से 40 की एज जिनकी होगी और वो इन सब सेक्टर्स से बिलोंग करते होंगे और कुछ प्रोग्रेस लेके आ रहे होंगे, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये एज वाला जो है लेवल, ये आपको पूछा जा सकता है, 30 to 40 की एज लिमिट है जिसके बीच में इनको सिलेक्ट किया गया है। अब ये एक टेबल है जो आपको याद रखना है, इसको एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लेना जब PDF में डाउनलोड करोगे। अभी हम मेन इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर में अलग अलग सेक्टर्स में हैं ये दिए हुए अवार्ड्स, और वैसे तो ये 109 या 119 शायद टोटल इसके रिसिपिएंट्स हैं, वो आप एक बार देख लेना। पर ये हमने सिर्फ इंडियन वाले कवर किए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन वाले सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, और जो आपके यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। तो ये सिर्फ इंडियंस वाले मैंने इसमें कवर किए हैं, ये आप एक बार देख लो। आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सेक्टर में मानसी जोशी जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, एक पैरा बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं ये, तो वो आपको याद रखना है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये बिलोंग करती हैं। और बिजनेस की कैटेगरी में हमने 3 डिस्कस कर लिए थे। विनीता सिंह, पहले ऊपर से हम देख लेते हैं एक बार। राधिका गुप्ता जो MD CEO हैं एडलवीस की, जो म्यूचुअल फंड है एक इंडिया में, तो ये भी इस लिस्ट में है। रितेश मलिक जो फाउंडर हैं इनोवेट कोवर्किंग के, ये भी हैं। सुहेल समीर CEO हैं भारत पे के, ये भी इस लिस्ट में है। और विनीता सिंह जो CEO हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की, ये भी इस लिस्ट में। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि भारत पे के CEO सुहेल समीर हैं, और इससे पहले कौन थे वो आपने मुझे आंसर अपना बताना है कमेंट करके, ठीक है। जो भारत पे के आपके फाउंडर भी हैं और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे, ये बताना है आपने, ठीक है, कि इससे पहले आपके सुहेल समीर से पहले CEO कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, और वो फाउंडर भी थे भारत पे के। ये आप मेरे को आज कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर है पब्लिक फिगर वाला। पब्लिक फिगर में राघव चड्ढा जो आपकी आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं स्टेट ऑफ पंजाब से, ये भी इस लिस्ट में। और सोशल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में यहाँ से हैं
इंडिया से जयदीप बंसल, जो CEO हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के। आपको इनमें आगे का इतना याद नहीं रखना है, स्पेसिफिकली जो ऐसे हैं मतलब इनका, या जो इनमें सिर्फ मेन है ना वो ये हैं, राघव चड्ढा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर कॉस्मेटिक्स के लिए, ये भारत पे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये पर एक बार सारे भी पढ़ लोगे ये साथ के साथ, क्योंकि सिर्फ साथ ही हैं तो हो सकता है कि इनको आपके एग्जाम में इंक्लूड कर लिया जाए या ऐसे इंक्लूड कर लिया जाए, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था आपको कि इनमें से कौन से नहीं हैं, या मतलब फॉलोइंग में से कौन से हैं, और सारे भी आपको आंसर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन ये सारे हैं या नहीं है लिस्ट में। ओके, तो अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट सेट्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट एट रिकॉर्ड हाउ मच फॉर 2022 टू 23 क्रॉप ईयर। सरकार ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड कितने पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया आपका 328 मिलियन टन्स पे। ये एक रिकॉर्ड है, मतलब इससे पहले इतने नहीं हमने कभी वो किए थे, टारगेट रखा था, बट ये एक रिकॉर्ड टारगेट होगा 328 मिलियन टन्स के आपकी फूड प्रोडक्शन का, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का। द टारगेट वॉज अनाउंस्ड एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन 2022, ये भी याद रखना है आपको, और विच वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया था, इस कैंपेन को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मनोज आहूजा, ऐसी सी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ हुई है? 25% इंक्रीज़ होगी है लास्ट 6 ईयर्स में। पहले 251.54 थी मिलियन टन्स, और अब हो गई हैं 316.01। इसलिए टारगेट जो अब है वो बढ़ा के हमने कितना कर दिया है, 328 मिलियन टन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच स्टेट या यूटी हैज़ अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व माइनॉरिटीज़ राइट डे एनुअली ऑन डिसम्बर 18? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने ये घोषणा की है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एंड नॉन रेजिडेंट तमिल्स वेलफेयर, जिनका नाम है KS मस्थान। इन मिनिस्टर का नाम आपको ज़्यादा याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है। मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एंड नॉन रेजिडेंट तमिल्स वेलफेयर हैं ये KS मस्थान। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अब से हम हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाएंगे तमिलनाडु में। ओके, नॉट इन इंडिया बट इन तमिलनाडु ये डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और टोटल कॉस्ट ऑफ 2.75 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन एज एजुकेशन एड टू गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी उनके लिए 2.75 करोड़ रुपीज़ उनकी एजुकेशन पे स्पेंड किए जाएंगे, ठीक है। और मंथली एजुकेशन एड भी मिलेगी, मतलब जैसे हर मंथ उनको 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ मिलेंगे। 500 मिलेंगे जो आपकी गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी जो 3 to 5 की क्लास में पढ़ रही होंगी, ठीक है, मतलब 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक के गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती हैं उनके लिए 500 रुपीज़ पर मंथ उनको दिए जाएंगे एजुकेशन एड के तौर पे, मतलब कि एजुकेशन के लिए उनका खर्चा मिलेगा उनको। और 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे जो 6th क्लास की गर्ल्स होंगी उनको, ठीक है, ताकि मतलब वो अपनी एजुकेशन को पूरी कर सके बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल के, उनको कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली ना हो अपनी एजुकेशन को पूरा करने में, उसके लिए ये स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, सिडबी हैज़ ग्रांटेड द फर्स्ट अप्रूवल टू विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड। सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत सिडबी ने किस राज्य सरकार को पहली मंजूरी दी है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये वाला अप्रूवल मिला है। थोड़ा इसके डिटेल्स देखते हैं। द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपको सिडबी की फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम ही बता रहा है कि ये स्मॉल वाली इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती हैं, MSMEs वगैरह होती हैं, उनके लिए ये फंडिंग करता है, उनकी डेवलपमेंट में ये इसका एक रोल होता है। तो इसने अप्रूव किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कि जो सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है उसमें इन्होंने 600 करोड़ रुपीज़ अप्रूव कर दिए हैं, ताकि जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ सके, ठीक है। अब स्किल्ड लेबर वहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनको तभी फ़ायदा होगा ना जब वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगी। सिडबी के जितने भी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, ये आपको याद रखना है, SCDF ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी।
सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड में इतने पैसे अगर दिए हैं इन्होंने, तो इसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट होगी तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. SIDBI has already given various state governments and union territories across India and in principal clearance of over 5,968 crore rupees. तो ये आपको याद रखना है कि ऑल इन ऑल जितनी इन्होंने टोटल एड दी है या टोटल जितने पैसे दिए हैं सिडबी ने अभी तक अलग अलग स्टेट्स को या यूटीज़ को, वो कितने हैं 5,968 करोड़ रुपीज़ अभी तक दे चुके हैं सिडबी. किस लिए दिए हैं? ताकि डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन हो सके अलग अलग इंडस्ट्री के क्लस्टर प्रोजेक्ट्स की. क्लस्टर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, ठीक है. तो उस डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे दे दिए हैं सिडबी ने. अगर हम बात करें सिडबी के चेयरमैन और एमडी की, तो वो हैं शिव सुब्रमण्यन रमन या एस रमन, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको. और इस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 1990 में. हेडक्वार्टर्स के लखनऊ यूपी में है. अब हमेशा हम यूजुअली जितने भी हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई या दिल्ली में होते हैं, तो आपको याद रखना है कि सिडबी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NSE IFSC लिमिटेड announced to launch international sustainability platform at which place? NSE और IFSC लिमिटेड ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मंच लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की आपकी गुजरात में, ठीक है. गुजरात में ये वाला प्लेटफॉर्म जो है इनॉग्रेट होने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है. तो ये होगा आपका टेक सिटी में. गिफ्ट सिटी जो है हमने पहले भी पढ़ा है ना इसके बारे में, गिफ्ट IFSC, वहीं पर ये लॉन्च होने जा रहा है. एक बार पढ़ लेते हैं इसको. NSE IFSC लिमिटेड जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है NSE की, जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसी की ही ये एक सब्सिडरी है या ब्रांच है. ओके. इन्होंने अनाउंस किया है कि हम इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म खोलेंगे. कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में, जो गिफ्ट सिटी गुजरात है वहाँ पर, गिफ्ट IFSC में. अब गिफ्ट की भी हमने पहले भी फुल फॉर्म डिस्कस की थी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. और IFSC की क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. ओके. तो ये गांधीनगर गुजरात में है, वहाँ पर ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च होने जा रहा है. दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट ESG प्लेटफॉर्म. ESG क्या है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म. ये इंडिया का पहला होगा. तो जो भी इंडिया के फर्स्ट होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो इंडिया का फर्स्ट ESG प्लेटफॉर्म बनेगा ये गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिसमें आपके जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं ना उनकी लिस्टिंग और उनकी ट्रेडिंग भी इंक्लूड होगी. ठीक है. तो ये ग्रीन बॉन्ड्स वाले भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑल इन ऑल ये वाला पॉइंट ना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा है. तो आपको ये याद रखना है कि गिफ्ट सिटी में ये प्लेटफॉर्म ओपन होने जा रहा है. NSE IFSC के अगर चेयरमैन और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर की हम बात करें, सिर्फ चेयरमैन भी बोल सकते हैं इनको, राजीव महर्षि हैं. और इनकॉर्पोरेट या बना कब है, इस्टेब्लिश कब हुआ है ये? नवंबर 29, 2016 में. हेडक्वार्टर्स इसके हैं गांधीनगर गुजरात में, वो हम पढ़ ही चुके हैं. अब राजीव महर्षि का एक और पॉइंट देख लेते हैं. ये 13th कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे. ठीक है, 13th CAG थे ये. अभी 14th कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू. ये 14th CAG हैं इंडिया के. ओके, ये आपको याद रखना है. इनको पद्मश्री भी मिला है अभी लास्ट ईयर, राजीव महर्षि को. अब पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं आज के. PM मोदी रिलीज कोमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, जिनको पॉपुलरली क्या कहा जाता था? और हिंदी चद्दर और जगत गुरु. ओके. तो ये आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉइन्स और पोस्टेज स्टैम्प्स लॉन्च की हैं, रिलीज़ की हैं 400 बर्थ एनिवर्सरी पे. जो 9th हमारे सिख गुरु थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी. तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया. ये पूछ लिया जाता है कि कोई कॉइन्स वगैरह या पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह लॉन्च हुई हैं, वो किसके नाम पे की थी या किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे की थी. तो ये आपको याद रखना है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंडियन पॉइंट है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जो आपकी ICG शिप है, जैसे INS होती है वैसी ICG होती है. तो ये शिप जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह इसका नाम है शिप का. ये एक ऑक्सिलरी बार्ज है, मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा या मतलब कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एक शिप होगी जो लॉन्च की गई है सॉफ्ट शिपयार्ड इन भरूच गुजरात. ओके. तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना होता है, सिर्फ एक ये याद रखना है कि ऊर्जा प्रवाह हमने नई ऐड की है और कहाँ की है? गुजरात में या भरूच गुजरात में. बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना होता. ओके. नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि फॉर्मर कीनियन प्रेसिडेंट वाई किबाकी डाइड एट 90. सिर्फ नाम पूछ लिया जा सकता है और ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री में
एज क्या, किस पोजीशन पे सर्व कर रहे थे। तो कीनिया के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे, वाई किबाकी, इनकी डेथ हो चुकी है। इससे थोड़े रिलेटेड जो स्टैटिक बनते हैं वो है कि कीनिया की कैपिटल क्या है, नायरोबी, और जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं वहाँ के वो हैं उहुरु केन्याता। ओके, उहुरु केन्याता अभी कीनिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट और लास्ट आज का न्यूज़ है कि द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC इंक्ड एन MOU। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है, APED ने और NRDC ने, जो कि मैंडेट करता है टू जॉइंटली इन्फ्यूज़ एंड डिसिमेट टेक्नोलॉजीज इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। कि मतलब हम लोग ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मिलके जॉइंटली एक वर्क करेंगी किस पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्या होता है कि मतलब जिसमें क्लाइमेट का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े क्रॉप्स पे, तो ये होगी रिलेटेड टू ज़ीरो कार्बन एमिशन फार्मिंग, ठीक है, टू प्रोड्यूस कार्बन फ्री फूड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। अब ये जो है ये ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली फार्मिंग को मेनली फोकस करने वाले हैं। तो इसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, APEDA और NRDC। PDF होगा तो इसकी फुल फॉर्म भी एक बार प्रॉपर्ली याद कर लेना। इन दोनों ने MOU साइन किया है, आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इन्होंने साइन किया है ताकि ये जो कार्बन फ्री फूड है उसको प्रोड्यूस कर सके, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे यूज़ के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। ओके, तो ये एक्सपोर्ट्स में बूस्ट देगा ये एक स्टेप, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। कोई भी इसमें आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे उसका आंसर ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना, और मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।